मेरे साथ इस वक्त स्वराज इंडिया पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर प्रशांत भूषण हैं। उनसे हम कई सवाल करेंगे। सर, गवर्नेंस नाउ पर आपका स्वागत है। सर, स्वराज इंडिया पार्टी बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? सर, क्यों आपने स्वराज इंडिया पार्टी बनाया? देखिए, इसके थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि क्यों हमने आम आदमी पार्टी उस समय बनाई थी। जब ये लगने लगा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सरकार में या पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, उन लोगों को ये लगता है कि भाई हम सत्ता में हैं, हम कानून बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, हम सिविल सोसाइटी की बात क्यों सुने, चाहे कितने भी लोग हमसे बोलें। सत्ता में तो हम ही रहेंगे, हमको तो ये लोग सत्ता में तो आ नहीं सकते, हमको हरा नहीं सकते। तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक वैकल्पिक राजनीति करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर इन लोगों की जो धौंस है उसको ध्वस्त करने की ज़रूरत है। और एक वैकल्पिक राजनीति कायम करने के लिए देश में एक पार्टी की ज़रूरत है। वैकल्पिक राजनीति का मतलब है कि जो एक ऐसी पार्टी हो जो पूरे लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही से तो काम करे ही, साथ में विचारों का निर्माण करे, नीतियों का निर्माण करे, एक नए पीढ़ी के नेताओं का निर्माण करे और चरित्र का निर्माण करे। तो ये सोचकर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य ये हुआ कि उस पार्टी के जो नेता थे, बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, वो बाद में ये समझ में आया कि वो तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाना ही नहीं चाहते थे, वो अपनी ही चलाना चाहते थे। और वो ना उसमें कोई पारदर्शिता चाहते थे, ना जवाबदेही चाहते थे, ना विचारों का या नीतियों का निर्माण चाहते थे। वो सिर्फ एक राजनीति ही करना चाहते थे, सत्ता की राजनीति, जैसे और पार्टियां करती हैं। तो वो जब हम लोगों का एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा गया तो ये लगा, तो उससे बहुत सारे लोग जो कि बहुत आस्था से, निष्ठा से आए थे कि भाई एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत देश में होएगी, वो सब बेचारे मायूस होकर बैठ गए। कि हम लोगों को ये लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत हुआ है। लेकिन जो लोग इस आस्था से निकले थे कि भाई हम एक वैकल्पिक राजनीति स्थापित करेंगे इस देश में, उनकी जो एनर्जी है, उनका जो सपना है, उसको टूटने नहीं देना, उसको बचाना ज़रूरी है। और इसलिए एक दूसरा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो पहले तो खैर हम लोगों ने स्वराज अभियान, एक कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि स्वराज इंडिया पार्टी बनने के बाद भी एक अलग से कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलेगा। साथ में ये सोचा कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थापना करनी चाहिए जो कि सचमुच वैकल्पिक राजनीति का जो सपना है उसको पूरा कर सके। सर, राजनीति का स्तर बहुत गिरता जा रहा है। आपने एक वैकल्पिक रास्ता चुना, उसमें भी आपने देखा कि आपके जो साथी थे, क्योंकि आप संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने भी सत्ता की राजनीति शुरू कर दी। इस पार्टी में वापस वो दोबारा गलती ना हो, इसके लिए आपने क्या कारगर कदम उठाए? इसके लिए एक तो पार्टी में पारदर्शिता, हम लोग ने बोला हम लोग आरटीआई के दायरे में खुद ही आएंगे अपनी ही स्वायत्तता से। दूसरा ये कि इसमें जवाबदेही के ठोस ऑर्गन्स बनाए जाएंगे, जिसमें हमारा लोकपाल होगा जो कि बिल्कुल पार्टी के बाहर के जने होंगे, और वो ये देखेंगे कि कोई गलत लोग अगर आते हैं पार्टी में तो उनको निकाला जा सके। उसी तरह से हमारी कैंडिडेट्स की चयन की प्रक्रिया में भी एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी जो बाहर के लोगों की होगी, क्रेडिबल लोगों की, जो ये देखेंगे कि गलत लोगों को टिकट ना दिए जा सकें। इसी तरह से हम लोग अपनी तरफ से वो काम करेंगे जो आम आदमी पार्टी में नहीं हो पाया,
जैसे हम लोगों ने उस समय 33 एक्सपर्ट कमेटियां बनाई थीं हम लोगों की नीतियां बनाने के लिए। उनकी रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन आने के बाद जब वो वर्किंग कमेटी में उसको अप्रूव करना था, उस समय अरविंद ने बोला कि अरे ये सब तो बेकार है, इसको तो हम कूड़े में डाल सकते हैं, जब कोई मुद्दा आएगा तब देख लेंगे। मतलब उसकी सोच बिल्कुल इसके खिलाफ हो गई। तो हम ही लोगों ने वो कमेटियां बनवाई थी, योगेंद्र जी और हमने, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स को हम ही लोग चाहते थे कि भाई पार्टी की नीतियां बने, जिससे कि नीतियों का निर्माण हो सके, विचारों का निर्माण हो सके। सर, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ऊंचे आदर्शों का पालन करते रहे हैं और आप वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं। वैकल्पिक राजनीति की बात करें तो व्यवहारिक राजनीति में आजकल जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसमें आपको लगता है कि जिस विचारों को साथ लेकर आप चलना चाहते हैं वो राहें आसान होंगी? बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो पैसे और काफ़ी हद तक कास्ट और रिलीजन, तो सांप्रदायिकता वगैरह के आधार पर चलती है। पैसा सबसे प्रथम, क्योंकि इसमें जो जिस तरह की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिस तरह का लोकतंत्र हम लोग ने बनाया है, उसमें जिसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट, 2 स्तर पर है। पहले तो जब हम वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, चाहे उसको 25% ही वोट मिली हो, वही पूरे कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। उसके बाद जब सरकार बनती है, तो जिस पार्टी के पास 50% एमएलए हैं या जिस कोalition के पास, उसी की सरकार बन जाती है। तो इसके चलते हुए लोग जब वोट देते हैं तो वो ये नहीं सोच के देते कि सबसे अच्छा कौन है, वो ये देखते हैं कि जीतने वालों में से कम बुरा कौन है। अगर उनको लगता है कि अच्छा तो ये है लेकिन जीत नहीं सकता, तो उसको वोट नहीं देते। अब ये कैसे उनको दिखे कि कौन जीतने वाले लोग हैं, कौन पॉसिबली जीत सकते हैं? वो पैसे के आधार पर ज़्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि जितनी जिसकी विजिबिलिटी होती है, जितना जिसने अपना प्रचार कर लिया, जो कि पैसे से आमतौर पर किया जाता है, उस आधार पर लोग वोट दे देते हैं। 2014 और 15 में आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में जीती, मतलब 2014 में जीती नहीं लेकिन जीत के करीब आई, और 15 में जीत गई, 2013 सॉरी, उस समय एक नया वो हुआ था कि कम पैसे में भी, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स बहुत थे जो बगैर पैसे के काम कर रहे थे, उन्होंने इतनी विजिबिलिटी क्रिएट कर दी। और दूसरा कि ये पूरी पार्टी एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी थी, जिसमें कि जिसको बहुत विजिबिलिटी मिल चुकी थी। इस वजह से ये संभव हो पाया कि कम पैसा होते हुए भी ये पार्टी सफल हो पाई। लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि छोटी पार्टियां चुनाव आसानी से जीत नहीं पाती, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को ये विश्वास नहीं होता। ये तो विश्वास हो भी जाता है कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको लगता है जीतेंगे तो नहीं, तो वोट देकर क्या फ़ायदा होगा। सर, 2 बार वैकल्पिक राजनीति की बात हुई कि एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो। एक 74 का आंदोलन हुआ, उसके जो बाय प्रोडक्ट निकले उनके बारे में कहा जाता है कि वो और भी करप्ट निकले। एक अन्ना आंदोलन से उपजे, उनसे भी लोगों को काफी ठेस पहुंचा। जब जब वैकल्पिक राजनीति का उदय हुआ, खास करके देश में इस समय 2 बार, तो लोगों को इससे गहरी चोट आई है, गहरा धक्का लगा है। तीसरी बार आपके लिए और ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा? क्योंकि मेरा इससे सीधा सवाल ये है कि जिस तरह बीजेपी अपने को प्रोजेक्ट करती है कि वो चैंपियन है नेशनलिज्म की, हिंदुत्व की, आप प्रोजेक्ट करती है कि वो करप्शन क्रूसेडर है, इस तरह के स्पेस में आप अपने को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? नहीं, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी के एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद लोगों को बहुत धक्का लगा, और अब
थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा इस स्वराज इंडिया को स्थापित करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था ख़त्म हो चुकी है या उसको बहुत धक्का लगा है। 74 वाला एक्सपेरिमेंट का तो एक दूसरा वो हश्र हुआ था कि क्योंकि इमरजेंसी लग गई 75 में, और उसके बाद जब इमरजेंसी उठी और उसी के 1.5 महीने बाद चुनाव थे, तो ये तय किया गया कि भाई अभी तो इस कांग्रेस को हराना ज़रूरी है। और उसकी वजह से फिर जेपी ने बोला कि भाई सारी जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं, मेन ऑपोजिशन पार्टियां, उनको साथ में आकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो उस आधार पर जनता पार्टी बनी। उसमें पुराने ही पॉलिटिशियंस थे ऑपोजिशन पार्टियों के। तो उस समय तो ये था कि भाई कांग्रेस इमरजेंसी ख़त्म हो, कांग्रेस को हराया जाए, ये एक उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव बन गया। विद रिजल्ट कि उसमें कई सारे ऐसे लोग भी आ गए जिनका कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये तो बिल्कुल वैकल्पिक राजनीति के लिए ही किया गया था, और इसका विफल होने से ज़रूर बहुत बड़ा धक्का और झटका लगा है, जिससे उभरने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी। सर, एमसीडी पोल आप लड़ने जा रहे हैं, कितने आशान्वित हैं आप? अभी आपने एक रैली किया जिसमें कहा जवाब दो, हिसाब दो। आपको लगता है कि आपकी पार्टी बहुत अच्छा करेगी? देखो, ये तो अभी कहना थोड़ा अर्ली होगा कि स्वराज इंडिया एमसीडी पोल में कैसा करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब दिल्ली की जनता ने कांग्रेस भाजपा दोनों को नकारा हुआ है और आम आदमी पार्टी की भी परफॉर्मेंस देख चुके हैं, तो ऐसे में एक नई पार्टी, अगर लोगों को दिखेगा कि भाई हाँ, ये लोग ठीक लोग हैं, और अगर हमारी उतनी विजिबिलिटी बनती है कि लोगों को थोड़ा सा ये भी विश्वास हो कि भाई हाँ, ये लोग जीत भी सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग स्वराज इंडिया काफ़ी अच्छा कर पाएगा। सर, आप बात डीमोनेटाइजेशन की करते हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की ये पॉलिसी करप्शन के खिलाफ थी? कि आपका ट्वीट हमने देखा है, आपने इसकी पूरी तरह से खिलाफत की और आपने कहा है कि आम आदमी के खिलाफ ये निर्णय था। हाँ, ये तो एक जुमला ही था कि दिखाने की कोशिश करी गई कि भाई ये काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है, जबकि अगर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने थे तो बहुत कुछ और पहले होना चाहिए था। नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार ख़त्म होने वाला है, ना काला धन ख़त्म होने वाला है। उसके लिए तो मैंने मोदी जी को तभी चिट्ठी लिखी थी जून 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री बने ही थे, कि काले धन के लिए सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जो स्रोत खोले हुए हैं काले धन को सफ़ेद करने के, उसको बंद करिए। मैंने बोला था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स एक स्रोत है, जिसमें कि जिनके पास काला धन बाहर है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स खरीद कर और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और सरकार को भी पता नहीं लगता कि ये पैसा किसका है। तो काला धन एक तरह से सफ़ेद हो जाता है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट हो जाता है। मैंने बोला इसको बंद करिए। दूसरी बात, जो एफडीआई आता है टैक्स हेवन देशों से, जैसे मॉरिशस है या स्विट्ज़रलैंड है या केमन आइलैंड है, और आजकल आधे से ज़्यादा 2/3 एफडीआई इन्हीं देशों से आता है। ये सब भी काला धन को रूट करके यहाँ लाते हैं। उसमें जिस कंपनी का पैसा लगा है उसके कौन ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका पता नहीं लगता। हमने बोला तो इसलिए ऐसा कानून पास करिए कि हिंदुस्तान में जो भी पैसा इन्वेस्ट हो उसमें कम से कम किसका पैसा है ये तो पारदर्शी होना चाहिए, कम से कम सरकार को पता होना चाहिए। लेकिन वो सब नहीं किया गया। कई ऐसे पर्टिकुलर केसेस आए जो मेरे पास, जिसके दस्तावेज़ आए कि ये पैसा काला धन लॉन्डर करके हिंदुस्तान लाया गया है। मैंने मुकेश अंबानी का भेजा कि एक सिंगापुर के थ्रू एक कंपनी से 6,500 करोड़ मुकेश अंबानी की 4 कंपनियों में आया, जिस पर कि हिंदुस्तान के हाई कमीशन ने सिंगापुर से चिट्ठी लिखी
वित्त मंत्रालय को कि भाई ये बोगस कंपनी है जिसका कोई काम धंधा नहीं है, कोई उसके पास पैसे नहीं है, तो 6,500 करोड़ ऑब्वियसली ये लॉन्डर्ड पैसा है, इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। यूपीए के समय आया था, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। हमने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अनिल अंबानी का $750 मिलियन इसी तरह सिंगापुर के थ्रू आया, 2 अनिल अंबानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हुआ, वो भी सारा लॉन्डर्ड पैसा था, वो भी बोगस कंपनियों के थ्रू आया था। उसके तो सारे दस्तावेज, इनकम टैक्स ने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी किया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया। मुकेश अंबानी को तो जियो का चेहरा बन गए मोदी जी, और अनिल अंबानी को राफेल डील का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, जबकि अनिल अंबानी की कंपनियों को 2G में भी चार्जशीट किया गया है, और उनकी कंपनियां 1 लाख करोड़ बैंक्स को ओ करती हैं, जो कि उन्होंने वापस नहीं किया है। फिर भी उनको राफेल डील में आधा पैसा दिलवा दिया गया, 58,000 करोड़ की जो डील है। अडानी के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, जिसमें निकल कर आया कि कम से कम 20,000 करोड़ का कोयले के आयात में ओवर इन्वॉइसिंग है, और वो पैसा भी इस तरह से लॉन्डर होकर निकल जाता है। अब इस पर भी कुछ नहीं किया गया, उल्टा मोदी जी अडानी को अपने हवाई जहाज में बैठाकर ऑस्ट्रेलिया ले गए और स्टेट बैंक से 6,500 करोड़ का उनको लोन दिलवा दिया, जबकि सारे ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ने उसको मना कर दिया था कि हम लोन नहीं दे सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी संस्था बनी थी लोकपाल, उसकी नियुक्ति नहीं होने दी। 3 साल हो गए, नियुक्ति नहीं होने दी। विसिल ब्लोअर कानून, उसको नोटिफाई नहीं किया आज तक, और अब कह रहे हैं कि हम पहले उसको अमेंड करके ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नोटिफाई करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कई संशोधन लाए हैं। 2 तो ऐसे संशोधन हैं जो कि उसको कानून को ही ख़त्म करने के लिए हैं। उसमें उन्होंने ये कह दिया एक संशोधन में कि किसी भी भ्रष्टाचार की जांच करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब सरकार क्यों अनुमति देने वाली अपने ही भ्रष्टाचार की जांच की? दूसरा उन्होंने ये लिख दिया, और जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट पहले 2 बार रद्द कर चुका है कि ये गैर कानूनी होगा, फिर भी वही अमेंडमेंट फिर से ला रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें जो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट का प्रावधान है, जिसके तहत 2G और कोलगेट में कई लोगों को चार्जशीट किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप कोई नाजायज़ फ़ायदा किसी निजी कंपनी को अपनी पावर का दुरुपयोग करके या किसी जनहित ना होने पर भी किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा, तो वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा। उसको हटाने का प्रपोज़ल है। तो CVC को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, बिल्कुल 2 बेईमान अफसरों को वहाँ CVC में तैनात कर दिया है। CBI को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले आए हैं। CBI का डायरेक्टर रिटायर हो गया, एक गुजरात के अफसर को एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया था, और जो सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर था, जो 22 साल से एंटी करप्शन का काम कर चुका था, रूपक दत्ता, उसको उठाकर रातों रात एक नई पोस्ट क्रिएट करके होम मिनिस्ट्री में भेज दिया। तो सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ संस्थान को ध्वस्त करके अब आप नोटबंदी से ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कोई बड़ा कदम ले लिया। कोई पैसा काले धन का इसमें बाहर नहीं आ पाया। सारा की सारा पैसा लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो कह रहे थे कि 4-5 लाख करोड़ रुपए जो लोगों ने अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे दबा रखा है, वो वापस नहीं आएगा, वो ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि पहली बात तो जिन लोगों के पास काला धन होता है वो नोट में ज़्यादातर नहीं रखते, या तो बाहर भेज देते हैं, या उससे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या गोल्ड खरीद लेते हैं, या कुछ कर लेते हैं। अगर नोट में रखा भी लोगों ने तो वो उन्होंने नए तरह के तरीके निकाल लिए उसको लॉन्डर करके वापस लाने के। एक तरीका तो यह है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, पॉलिटिकल पार्टी दिखा दे कि हमको कैश में डोनेशन मिला, और फिर उस आदमी को किसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर वापस कर दे।
उसमें तो टैक्स भी नहीं लगता। दूसरा है, आप कोई रिलीजियस संस्थान को दे दें और वो भी वैसे ही कर सकते हैं। तीसरा है कि आप ये जो जनधन अकाउंट्स वगैरह गरीब लोगों के अकाउंट्स में जमा कर दें और उनसे वापस ले लें। तो लोगों ने तरह तरह के तरीके अख्तियार किए, तो कोई काला धन वापस भी नहीं आया, मतलब कोई काला धन पकड़ा भी नहीं गया। उल्टा जो आम आदमी था इस देश का, उसका जीवन ध्वस्त हो गया। इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बोला है कि 35% जॉब लॉस और 50% रेवेन्यू लॉस हुआ नोटबंदी के बाद। लोगों की नौकरियां छूट गईं, लोगों के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे जा पाए, लोग बीज नहीं खरीद पाए बोने के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन उसको ये कहते हैं कि अभी जैसे बजट पेश किया, इसमें एक और नया जुमला चलाया कि हम पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बना रहे हैं। कहते हैं हमने 20,000 से कम करके 2,000 कर दिया जो कैश में डोनेशन पार्टियां ले सकती हैं। अरे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज जब पार्टी 20,000 से कम ले सकती है कैश में, तो दिखाते हैं, जैसे भाजपा ने दिखाया कि 1,000 करोड़ रुपए हमको कैश में मिला, जो कि 20-20 हज़ार से कम में मिला। किसने दिया? अज्ञात लोगों ने दिया। कितने लोगों ने दिया? पता नहीं कितने लोगों ने दिया। अब कल को यही चीज़ बोलेंगे कि 1,000 करोड़ मिला, 2,000 से कम में मिला, अज्ञात लोगों ने दिया, कितने लोगों ने दिया पता नहीं। तो इससे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जुमला ये चला है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, यानी कि जिससे कि लोगों को ये भी ना पता लगे कि किसका पैसा डोनेट किया। आज तो जो डोनेशन आप चेक से देते हैं या किसी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू देते हैं, उससे तो पता लगता है किसका पैसा आया। इसी तरह से ये पकड़ में आया, एडीआर ने जो निकाला कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को विदेशी कंपनियों ने करोड़ों रुपए दिया हुआ है, जिस पर कि हाई कोर्ट ने इनका प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, कांग्रेस और भाजपा का। लेकिन आज तक सरकार ने ना कांग्रेस का ना भाजपा का प्रोसिक्यूशन किया है, और उल्टा एक पिछले साल के फाइनेंस बिल में एक दूसरा अमेंडमेंट ले आए कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अब कोई विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में सब्सिडियरी बनाकर पैसे देती है, चाहे हज़ारों करोड़ दे पॉलिटिकल पार्टियों को, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी कि आपने जिस वजह से ये कानून बनाया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको ख़त्म करने का ही तरीका निकाल लिया। जबकि आप छोटे छोटे एनजीओस को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपने फ़ॉरेन पैसा ले लिया, या अब आप फ़ॉरेन पैसा नहीं ले सकते, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। बट जिस मेन वजह से ये कानून बना था कि पॉलिटिकल पार्टियां ना ले पाएँ फ़ॉरेन पैसा, पॉलिटिकल पार्टियां फ़ॉरेन इन्फ्लुएंस में ना चलें, वो आपने आज ख़त्म कर दिया। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जुमला चलाया, अब तो जो लोग चेक से देते थे पहले पैसा, चाहे 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, वो अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के देंगे, जिससे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि किसने पैसा दिया। जो 50 करोड़ 100 करोड़ भी देने वाले लोग हैं, 10 करोड़ 5 करोड़, उसका भी नहीं पता लगेगा कि किसने दिया। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेन मकसद ये है कि आप जब खरीदते हैं उसके बाद ये नहीं पता होता कि किसने खरीदा है, ये किसने खरीदा है, कौन है इस पैसे के पीछे। जो पार्टिसिपेटरी नोट्स में है, जिसमें कि एनोनिमस रहता है इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में, उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो आदमी डोनेट करेगा, डोनर एनोनिमस हो जाएगा। तो आपने पारदर्शिता जितनी थी वो भी ख़त्म कर दी, और जुमला चला दिया कि हमने तो पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता कर दी। हमेशा ये बात होता है इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं, और दूसरी एक बात होती है ट्रिपल तलाक। इन दोनों इश्यूज पे आपकी पार्टी का क्या टेक है, आपकी क्या राय है? ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं अपनी निजी राय बता सकता हूँ। मेरी निजी राय ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिविल कोड अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग हो। सिविल कोड का मतलब होता है कि एक बेसिक जो सिविल रिलेशनशिप होती है एक आदमी में, उसकी वाइफ के बीच में, उसके बच्चों के बीच में, वगैरह वगैरह,
लेकिन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब नहीं है कि भाई आप हिंदू सिविल कोड लेकर सबके ऊपर थोप दें। हमको ये देखना है कि सारे सिविल कोड्स में से सबसे फेयर और लिबरल जो चीज़ें हैं उसके आधार पर हम एक नया सिविल कोड बनाएं और वो सबके लिए लागू हो। यानी कि पहला उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, फेयरनेस बिटवीन आदमी और औरत, फेयरनेस बिटवीन वेरियस चिल्ड्रन, और दूसरा लिबरल होना चाहिए। यानी कि जो चीज़ प्रोहिबिट करने के पीछे कोई बड़ा मकसद ना हो तब तक उसको प्रोहिबिट ना किया जाए, किसी भी रिलीजन में प्रोहिबिट ना किया जाए। अगर किसी चीज़ को प्रोहिबिट करने के पीछे कोई बड़ा मकसद है तो सब में प्रोहिबिट किया जाए। और एक हमने ट्रिपल तलाक पूछा सर। हाँ, ट्रिपल तलाक तो देखिए ये तो वैसे भी अनफेयर है। मेरा निजी मानना ये है कि अभी तो तलाक, जैसे हिंदुओं में तलाक करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हिंदुस्तान में इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है उसको एक कारण नहीं माना गया है अभी भी तलाक देने का। मेरी राय ये है कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कायदे से एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई दोनों पार्टियां अग्री करें तभी तलाक होगा। अरे भाई एक पार्टी को अगर ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक पार्टी नहीं रह सकती दूसरे के साथ या उसको रहने में बहुत तकलीफ होगी तो फिर उसको तलाक लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ट्रिपल तलाक तो खैर इसलिए अनफेयर है क्योंकि सिर्फ आदमी लोग कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि लोगों को सोचने का तो मौका होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल तैश में तलाक कर दिया। तो आप सोच साच के आपका एक आध अटेम्प्ट कंसिलिएशन का होने के बाद अगर ये दिखे कि भाई एक पार्टी भी अगर नहीं किसी दूसरे पार्टी के साथ रहना चाहती अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो उसको तलाक लेने का अधिकार होना चाहिए। सहारा बिरला डायरी की जो आपकी याचिका थी वो खारिज कर दी गई और उसके ठीक बाद आपने ट्वीट किया जिसमें आपने दिखाया कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जज दिखाई दे रहे थे जिन्होंने खारिज किया। इसका अभिप्राय क्या था सर? आपको लगता है कि किसी इन्फ्लुएंस में आपका पीआईएल खारिज किया गया? देखिए, पहली बात तो इस पर कानून तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बोला उसके बिल्कुल खिलाफ है। यानी कि कानून तो ये कहता है, इसमें इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 292C में कि अगर किसी इनकम टैक्स रेड में कोई दस्तावेज पकड़े जाते हैं तो उनको प्रायः सही माना जाएगा जब तक कि कोई ये ना दिखा दे कि गलत है। इस केस में जो डॉक्यूमेंट सीज करे गए सहारा से भी और बिरला से भी, वो उनके अफसरों के कंप्यूटर से निकाले गए थे या और दस्तावेज मिले थे जिसमें इनकम टैक्स ने जांच कर कर इस कंक्लूजन पर वो पहुंचे थे कि ये सब जो लिखा है ये सब सही है। इनकम टैक्स की अप्रेजल रिपोर्ट में ये बात लिखी है बिरला के केस में, और सहारा के केस में भी इनकम टैक्स ने जो सेटलमेंट कमीशन को बताया कि भाई सहारा में जो स्प्रेडशीट मिली थी जिसमें एक तरफ लिखा था कितना पैसा कहाँ से रिसीव हुआ किस किस दिन, और दूसरी तरफ लिखा था कि कितना पैसा किस किस दिन किस किस को किसके ज़रिए और कहाँ पर दिया गया। उन्होंने बोला कि जो पैसा रिसीव यहाँ लिखा है वो मोस्टली मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी जो है सहारा की, मार्कॉम, वहाँ से रिसीव हुआ है। और मार्कॉम की जो लेजर बुक्स पकड़ी गई उसमें वही पैसा उसी दिन निकल कर गया था। तो उन्होंने बोला इससे कंफर्म होता है कि ये जो स्प्रेडशीट है ये सही है और इसका जो एक्सप्लेनेशन सहारा वाले दे रहे हैं सब गलत दे रहे हैं। ऐसे दस्तावेज़ों पर 50 बार इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें तो ये सवाल था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि वो हवाला वाले केस में
इस पर जब ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे तो डॉक्यूमेंट्स उसमें थे भी नहीं, उसमें तो सिर्फ इनिशियल्स थे और अमाउंट लिखा था। ये तो बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी ईमेल्स वगैरह हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपके पास और कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ उसके आधार पर आप चार्जशीट कर रहे हैं किसी को, तो उसके आधार पर तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाएगा। वो एक फ़र्क स्टेज थी कि सीबीआई ने पूरी जांच कर ली। जांच के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। जांच करने के बाद उनको और कुछ नहीं मिला, उसी के आधार पर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई सिर्फ इस आधार पर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो जांच का स्टेज था कि भाई इस आधार पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 50 केस में डायरियों के बेसिस पर ही तो अगस्टा वेस्टलैंड में ये लोग पॉलिटिकल पे ऑफ्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्रिश्चियन माइकल की डायरी वगैरह के आधार पर। हर केस में, बहुत सारे केस में ऐसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जांच होती है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों किया सहारा बिरला वाले केस में। अब एक चीज़ जो बाहर आई है कि जो सीनियर जज थे उस बेंच में, उन्होंने उन्हीं दिनों दिसंबर के महीने में अपने भतीजे की शादी करी थी अपने घर से। यहाँ दिल्ली में भी और ग्वालियर में भी रिसेप्शन हुआ था। दिल्ली में तो भाजपा के बड़े बड़े नेता आए और ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान खुद गए। इसके बारे में अभी दुष्यंत दवे, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने लंबा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब कोई जज इस तरह के पॉलिटिशियंस को अपने घर पर अपने भतीजे की शादी पर बुलाता है, तो फिर ये माना जाएगा कि वो पॉलिटिशियन उसके निजी दोस्त हैं। क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जजों का ये कहता है कि जज ऐसे पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं रख सकता जब तक कि वो उसके पर्सनल फ्रेंड्स ना हों। और अगर पर्सनल फ्रेंड हैं तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये कहता है कि उनका केस आप नहीं डील करेंगे। इस आधार पर दुष्यंत दवे ने आर्टिकल लिखा है कि कायदे से ऐसी सिचुएशन में जस्टिस मिश्रा को ये केस की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से इस ऑर्डर को सुओ मोटो उनको रिकॉल कर लेना चाहिए और इसकी फ्रेश हियरिंग करनी चाहिए। मेरा अंतिम सवाल सर, राजनीति और कोर्ट के बाद जब आपको फुर्सत मिलता है तो आप क्या करते हैं, कैसे अपना समय बिताते हैं? कल हम लोग जॉली LLB 2 देखने गए थे, सारे हमारे चेम्बर के सब लोग और ऑफिस के सब लोग और घर के लोग। तो नहीं, अलग अलग चीज़ें, कभी कभी फिल्म देख लेते हैं, कभी मित्रों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई पार्टी वगैरह पर चले जाते हैं, कभी छुट्टियों में इधर उधर। पालमपुर में हम लोगों का एक घर भी है और एक इंस्टीट्यूट हम लोग ने बनाया है, संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने की, समय तो बहुत कम होता है। थैंक यू सर, गवर्नेंस नाउ से बात करने के लिए। तो ये थे सीनियर एडवोकेट और स्वराज इंडिया पार्टी के नेता श्री प्रशांत भूषण, जिन्होंने हर मुद्दे पर बड़े ही बेबाकी से टिप्पणी की। कैमरा पर्सन चेतन भारद्वाज के साथ गवर्नेंस नाउ के लिए पंकज कुमार।